जाति स्फोट, वाक्य व्यक्ति स्फोट, वाक्य जाति स्फोट, अखंड पद स्फोट, अखंड वाक्य स्फोट, इस तरह से स्फोट 8 प्रकार का होता है। इन 8 प्रकारों के स्फोटों में वाक्य स्फोट ही प्रधान होता है, प्रमुख, क्योंकि वाक्य के द्वारा ही लोक में अर्थबोध होता है। अर्थ की पूर्णता किसके द्वारा होती है? वाक्य के द्वारा, है ना? तो वाक्य से ही अर्थ का प्रकाश होता है। लोक व्यवहार में भी विषय का ज्ञान वाक्य के द्वारा ही होता है। तो वाक्य स्फोट मुख्य है। उसी में क्या लिखते हैं? वाक्य स्फोटो मुख्या। क्यों? हेतु बता। तस्यैव लोके अर्थबोधकत्वा, क्योंकि उसी से वाक्य का ही लोक में अर्थबोध होता है ना? तेनेव अर्थ समाप्तेश्च, उसी से अर्थ की समाप्ति होती है, अर्थ की पूर्णता आती है ना? इसीलिए अर्थ की पूर्णता आने के कारण, लोक में वाक्य से ही अर्थबोध होने के कारण वाक्य स्फोट मुख्य है। तदाह न्याय भाष्यकार है। तदाह न्याय भाष्यकार, इसीलिए इसी बात को ध्यान में रख करके न्याय भाष्यकार जो हैं, कौन? न्याय शास्त्र के भाष्य लिखने वाले आचार्य कौन है? गौतम ऋषि, है ना? उन्होंने कहा, क्या कहा? बोल। पद समूहो वाक्यम अर्थ समाप्तौ। पद समूहो वाक्यम अर्थ समाप्तौ। ये तो कह दिया कि वाक्य क्या है? पद का समूह है। लेकिन केवल पद के समूह होने से ही वाक्य नहीं होगा, जब तक अर्थ समाप्ति ही नहीं होगी। नहीं समझे ना? इसका मतलब क्या हुआ? अर्थ की पूर्णता करने वाला जो पद का समूह है, उसी का नाम क्या है? वाक्य। क्या समझी? अर्थ बोध करने में जो समर्थ है, जिस पद समूह से अर्थ की पूर्णता होती है, ऐसा जो पद समूह, उसी का नाम वाक्य है। जिससे अर्थबोध नहीं होगा, वो पद का समूह भी रहेगा तो वाक्य नहीं होगा। नहीं समझे? जैसे कलम ने कहा राम गांव जाता है, राम गांव पद समूह तो है, लेकिन या हमने कहा राम गांव जलेबी भोजन लड्डू, अर्थबोध नहीं हो रहा है। कोई अर्थबोध नहीं हुआ, क्यों? पद समूह है ना। हाँ। तो फिर घोड़ा बिल्ली खटपट ये क्या चीज है? पद समूह मात्र होने से अर्थबोध नहीं होता है, वाक्य नहीं कहलाएगा, जब तक उस पद समूह से अर्थबोध नहीं होगा। इसीलिए अर्थ समूह, अर्थ को पूरा करने वाला जो पद समूह होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? वाक्य, है ना? और वाक्य से ही अर्थ की समाप्ति होती है। इसमें प्रमाण ये न्याय भाष्यकार का वचन भी है ना? पद समूहो वाक्यम तेनेव अर्थ समाप्ते। चल आगे पंक्ति पढ़। अस्य समर्थम इति शेषः। अस्य समर्थम इति शेषः। तो ये जो पूरा वाक्य है, नहीं समझेंगे ना? इस वाक्य में पद समूहो वाक्यम, यही कहा ना? पद समूहो वाक्यम। आगे क्या बोला? अर्थ समाप्तो। अर्थ समाप्तो। तो अर्थ समाप्तो इतनी बात जब बोलेंगे तो अर्थ समाप्तो में विभक्ति कौन सी है? सप्तमी। तो ये वाक्य भी अपने अर्थ को पूरा नहीं करेगा। नहीं समझेंगे ना? जी। अपने वाक्य के अर्थ को पूरा नहीं करेगा। तो इस वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए भी तुमको एक पद इसमें और डालना पड़ेगा, तब ये वाक्य बनेगा। नहीं समझ में आएगा? हमने कहा गृहे रामः, घर में राम, तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया, राम भी बोला, अर्थबोध नहीं हुआ। तो आपने क्या कहा? पद समूहो वाक्यम अर्थ समाप्तौ। अर्थ समाप्ति में
यही तो अर्थ हो गया। तो वाक्य का अर्थ कहाँ से पूरा हुआ? तो कहा कि इसमें शेष एक शब्द जोड़ दो तो अर्थ पूरा हो जाएगा। क्या? समर्थ। तो वाक्य समाप्तौ समर्थ। क्या? वाक्य समाप्तौ समर्थ। हाँ, तो वाक्य समाप्ति में जो समर्थ है, ऐसा जो पद का समूह, वही वाक्य है। तो समर्था इति शेषा, मैंने इसमें समर्थ इस पंक्ति का अर्थ समर्थ शब्द जोड़ करके बोलना। ये चीज बाद में बता रहे हैं। हाँ भाई, न्याय भाष्यकार ने तो इतना ही कहा है, तो न्याय भाष्यकार इतना कहेगा तो इसमें अर्थबोध कैसे करेंगे? कोई कहे कि भाई इसमें पूरा वाक्य का अर्थ तो नहीं हो रहा, तो कहते हैं समर्था इति शेषः, मैंने समर्थ जो है ये शब्द जोड़ करके इसमें बोलना। तो अब पूरा वाक्य क्या होगा? पद समूहो वाक्यमर्थ समाप्तौ समर्थ। हाँ, पद समूह वाक्यम अर्थ समाप्तौ समर्थ। पद समूह का जो वाक्य होता है वही वाक्य अर्थ की समाप्ति में समर्थ है। समझ गए? अर्थ की समाप्ति में, अर्थ की पूर्णता में समर्थ पद समूह वाक्य ही है। समझ में आ रही बात की? हाँ, चला गया। तत्र प्रतिवाक्यम संकेत ग्रहात् संभवात् वाक्यान् वाक्यानस्य लघुपायेन, ढंग से पढ़ पीछे। वाक्यान् वाक्यानस्य लघुपायेन शक्यत्वाच्च कल्पनया पदानि प्रविभज्य मिसप्रिंट है। पदानि प्रविभज्य पदे प्रकृति प्रत्यय भागान प्रविभज्य मिसप्रिंट है इसमें बार बार। हाँ, कल्पिताभ्यामन्वय व्यतिरेकाभ्याम तदर्थ विभागम शास्त्रमात्र विषयम परिकल्पयन्त्यस्माचार्याः कल्पयन्त्यस्मा, इसमें बीच बीच में से छूटा हुआ है। तो कहते हैं कि देखिए कि ये तो तय हो गया कि वाक्य जो है वही प्रधान है, वाक्य से ही अर्थबोध होता है। तो फिर जब वाक्य से ही अर्थबोध होता है तो वाक्य ही बना देते, वाक्य से ही काम चलाते। तो कहा नहीं, अर्थबोध तो वाक्य से ही होता है, प्रधान अर्थबोध ही होता है, वाक्य में ही होता है। लेकिन वाक्य का जो ज्ञान है, समझे कि नहीं, वह वाक्य का ज्ञान एक साथ कराना बहुत कठिन होता है। वाक्य का ज्ञान एक साथ कराना बहुत कठिन होता है, एक साथ बहुत कठिन होगा संपूर्ण वाक्य का अर्थबोध करना, क्योंकि जब तक उस वाक्यगत सभी चीजों के अर्थ का ज्ञान नहीं होगा हमको, तब तक उसका अर्थ बोध नहीं कठिन हो जाएगा। तो उस वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, नहीं समझे कि नहीं, जी, बच्चे को अच्छी तरह समझाने के लिए, शास्त्र के व्यवहार को चलाने के लिए, समझे कि नहीं जी, चूंकि वाक्य के अतिरिक्त और कोई उपाय है नहीं, वाक्य ज्ञान के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वाक्य का ज्ञान कराना आवश्यक है। वाक्य का ज्ञान एक साथ करना अत्यंत कठिन है। तो कल्पना करके क्या करते हैं, वाक्य में पदों का अलग अलग विभाग कर लेते हैं, पदानि प्रकृत्य, समझे ना? जी।
उस पद के भी अर्थबोध कराने के लिए उसमें प्रकृति प्रत्यय की कल्पना करते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? रामः गृहं गच्छति, तो रामः गृहं गच्छति ये वाक्य ही अर्थबोध करेगा। जी। लेकिन यह राम जो है पृथक पद है, कर्ता है, गांव कर्म है, गमन क्रिया है, गच्छति, तो गच्छति क्रिया है, इसको करने के लिए अलग कर दिया, ये क्रियावाचक पद है। फिर हमने कहा ये कौन सी क्रिया है, तो हमने कहा देखो इसको वर्तमान अर्थ बताने के लिए इसमें लट लकार लगाए हैं, एक वचन में तित किए हैं। तो गच्छति वर्तमान काल के एकत्व अर्थ को बताता है। इसका ज्ञान कब होगा? जब कहेंगे कि गम धातु लट लकार वर्तमान काल एक अर्थ को बताने के लिए ती, है ना। तो इस तरह से गच्छति के ज्ञान करने के लिए प्रकृति प्रत्यय कल्पना। राम जो है इसमें राम शब्द है, सु विभक्ति है, सु का अर्थ करता है, सु का अर्थ एक है, तो एक कर्ता विशिष्ट जो राम वो गमन कार्य कर रहा है। बात समझ में आ रही थी? तो वाक्य का ज्ञान कराने के लिए चूंकि और कोई अन्य लघु उपाय नहीं है, पद का विभाग किए बिना, प्रकृत प्रत्यय का विभाग किए बिना, इसीलिए कल्पना करके पदों का अलग अलग विभाग करते हैं, उसमें भी प्रकृत प्रत्यय की कल्पना करते हैं, और फिर शास्त्र की प्रक्रिया को चलाने के लिए बच्चों को वाक्यार्थ ज्ञान कराने के लिए ये सारी की सारी जो प्रक्रिया है ये व्यवहार की प्रक्रिया है। क्या है? व्यवहार की प्रक्रिया। व्यवहार की प्रक्रिया। इसका मतलब वास्तविक तो वाक्यार्थ वाक्य ही है, लेकिन वाक्य के ज्ञान के लिए व्यवहार की सत्ता में पद भी है, प्रकृति प्रत्यय और प्रत्यय भी है। इस तरह से अलग अलग करके शब्दों का हम ज्ञान कराते हैं। बात समझ में आ रही है? उसी बात को लिख रहे हैं। अब पंक्ति पर शुरू से तो फिर समझ लीजिए। यहाँ पर तत्र प्रतिवाक्यम संकेत ग्रह प्रतिवाक्यम संकेत ग्रह संभवात्। प्रत्येक वाक्य में संकेत ग्रह कराना संभव नहीं है। संकेत ग्रह माने इस वाक्य का ये अर्थ, इस वाक्य का ये अर्थ, ये प्रत्येक एक एक वाक्य का करके अर्थबोध कराना संभव नहीं है। प्रतिवाक्यम संकेता ग्रह संभवा। प्रत्येक वाक्य में संकेत ग्रह माने कौन सा वाक्य किस अर्थ को बता रहा है, ये अर्थबोध कराना संभव नहीं है, होता है। इसीलिए क्या करते हैं? वाक्यान्वाख्यानस्य वाक्य का जो अन्वाख्यान है, जो विवेचन है ना, अन्वाख्यानस्य आगे पढ़। लघुपाये नाश। तो वाक्य के आख्यान माने व्याख्यान के अलावा और कोई लघु उपाय नहीं है जिससे वाक्य का संकेतक ग्रह किया जा सके। समझे क्या? अन्य उपाय लघु उपाय नहीं होने के कारण क्या करते हैं? कल्पना करके पदानी प्रविभज्य पदों का विभाग करते हैं। फिर पदे उन पदों में ये प्रकृति है, मूल शब्द है, इसमें इस अर्थ को बताने के लिए प्रत्यय लगाया है, तो उसमें प्रकृति प्रत्यय का विभाग करके क्या करते? प्रकृति प्रत्यय भागान प्रविभज्य। हाँ, प्रकृति प्रत्यय के भागों का विभाग करके कल्पिताभ्याम अन्वय व्यतिरेकाभ्याम। फिर हम कहते हैं देखो ये विभक्ति है तो ये अर्थ होगा, ये विभक्ति नहीं है तो ये अर्थ नहीं होगा। इस तरह से शब्द का प्रकृति प्रत्यय के अर्थ के शब्द और अर्थ का अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा अर्थ ज्ञान करा देते हैं।
नहीं समझ में आ रही बात? जी। क्या बिना समझे हाँ बोल रही है। अन्वय व्यतिरेक क्या चीज है? कैसे क्या कहा हमने? अन्वय व्यतिरेक के द्वारा। किसके? अन्वय व्यतिरेक के द्वारा शब्द का अर्थ का ज्ञान करा रहे हो। तो अन्वय व्यतिरेक क्या है? हमने कहा कि देखो, जहां सु है वहां कर्ता अर्थ होगा, नहीं समझे ने? तो तत्सत्वे तत्सत्ता अन्वय, जिसके रहने पर जो हो उसे क्या कहते हैं? अन्वय। पढ़ा चुका हूं तुमको। तद अभावे तद अभाव व्यतिरेक है। जिसके नहीं रहने पर जो ना हो वो व्यतिरेक है। नहीं समझे कि नहीं? लिख लूं? हाँ लिख भी सकते हो, अभी टाइम के बाद लिखना। धुआं रहने पर आग है, तो धुआं यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र बन्नी, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। तो धूम के होने पर बन्नी की सत्ता अन्वय। नहीं समझे कि नहीं? यत्र यत्र धूमा भाव तत्र तत्र बन्य भाव, जहाँ जहाँ धुआं नहीं है वहाँ आग भी नहीं है। नहीं समझे कि नहीं? या जहाँ बन्य भाव है वहाँ धुआं नहीं है, जहाँ बन्नी का अभाव है वहाँ धुआं नहीं। नहीं समझ में आ रहा है? अरे जहाँ जहाँ गुरुजी रहेंगे वहाँ वहाँ पढ़ाई होगी। जब गुरुजी रहेंगे तो पढ़ाई होगी, गुरुजी नहीं रहेंगे तो पढ़ाई नहीं होगी। नहीं समझ में आ रहा है? आ गई समझ। तो जत्र, तो हमने बताया, देख, अम हो तो कर्म होगा, उसका अर्थ को होगा। सु रहेगा तो कर्ता रहेगा, क्रियापद रहेगा। तो इस तरह से अन्वय व्यतिरेक के द्वारा शब्द का अर्थ के साथ का ज्ञान कराना, प्रकृति प्रत्यय का ज्ञान। इस अन्वय व्यतिरेक के द्वारा प्रत्येक पदों का ज्ञान हम करा देते हैं, और प्रत्येक पदों का ज्ञान कराने से अपने आप वाक्य का अर्थ ज्ञान हो जाता है। तो वाक्य के ज्ञान कराने के लिए उसके व्याख्यानभूत पदों और प्रकृत प्रत्यय को अलग अलग किए बिना अर्थबोध कराने का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसीलिए वाक्यार्थ बोध के लिए पदों का विभाग, फिर प्रकृत प्रत्यय का विभाग, इसका ये अर्थ है। इस तरह से अन्वय व्यतिरेक के द्वारा सबका ज्ञान कराते हुए वाक्य का ज्ञान कराना ही मुख्य प्रयोजन होता है। नहीं समझ में आ रही बात? इसीलिए मुख्य कौन है? वाक्य। बाकी सारी क्या चीज है? प्रक्रिया के लिए। बाकी चीज क्या है? प्रक्रिया मात्र के लिए। समझ में आ रही बात नहीं? हाँ चल पंक्ति पढ़ा। ततर्थ विभागम शास्त्र मात्र विषयम। हाँ तत्त शास्त्र मात्र विषयम प्रकल्पयन्ति स्म आचार्याः। क्योंकि ये सारी जो प्रकृति प्रत्यय का विभाग है ये समझाएगा। देखो यहाँ सुधि है, उपास्य है, इको यनस्य यन हो गया तो शुद्धि उपास्य बन गया। अरे बना तो शुद्धि उपास्य ही है, बना हुआ शुद्धि उपास्य ही है। शब्द वाक्य तो वही शुद्धि उपास्य है जिससे अर्थबोध होता है। लेकिन उस शुद्धि उपास्य को समझाने के लिए हम क्या करते हैं? सुधि धन उपास्य, यहाँ इको यनस्य यन हुआ, इसके बाद अतरे, तो ये शास्त्र की व्यवस्था के लिए, शास्त्र की व्यवस्था के लिए। तो हमारे आचार्यों ने जितने भी शास्त्र में ये पदों का विभाग, प्रत्यय का विभाग, अर्थबोध करने के लिए जितनी भी प्रक्रिया की है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वाक्य का ज्ञान कराना, वाक्य के अर्थबोध कराना। क्योंकि वाक्य के अर्थबोध कराने का पदों के विभाग, प्रकृत प्रत्यय के विभाग के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, अन्य कोई उपाय नहीं है। तस्मात् आचार्याः पदानि प्रविभज्य पदेषु प्रकृत प्रत्यान प्रविभज्य तत्तद् अन्वय व्यतिरेकाभ्याम अर्थबोधम परिकल्पयन्ति। समझेंगे ना? अर्थबोध कराते। पंक्ति समझ में आ गई बात? हाँ पढ़, फिर से पढ़ ऊपर से। तत्र वाक्य स्फोटो मुख्यः
तत्र वाक्य स्फोटो मुख्य है तस्यैव लोकर्थ बोध लोके अर्थबोधकत्वा अर्थबोधकत्वा तेनैवार्थ तेनैवार्थ समाप्तेः। समाप्तेश्चेति हाँ, तदाह न्याय भाष्यकारः पदसमूहो वाक्यमर्थ समाप्तौ इति अस्य समर्थमिति शेषः तत्र प्रतिवाक्यं संकेताग्रहासंभवात् वाक्यान्वाख्यानस्य वाक्यान्वाख्यानस्य हाँ, लघुपाये नाशक्यत्वात् कल्पनया पदानि प्रविभज्य पदे प्रकृति प्रत्यय भागान् प्रविभज्य कल्पिताभ्याम् अन्वय व्यतिरेकाभ्यां तदर्थ विभागं शास्त्रमात्र विषयं कल्पयन्ति स्माचार्यः। आचार्य हो गया। घर पे पढ़ती हो जाके पंक्ति? झूठ तो नहीं बोल रही है? नहीं पढ़ा था। नहीं पढ़ा था? नहीं मतलब पढ़ा था ये तत्र तो पढ़ा था क्या? याद होना चाहिए ना। पढ़ा था, धीरे धीरे याद करेगी। दो चार चार पंक्ति। जब तू संस्कृत ही पढ़ रही है, आचार्य में ही पढ़ रही है, तो आचार्य का ग्रंथ अपने को तैयार रहना चाहिए ना। कि परीक्षा में कोई पूछेगा इंटरव्यू में तो क्या कहोगी, हमारी किताब में है। तो किताब में जो चीज रहती है उससे क्या लेना देना है, तुम्हारे दिमाग में रहनी चाहिए। क्या समझी? हैं? काम कौन देगा? दिमाग की चीजें। समझ में आई बात की नहीं? और अभी याद कर सकती हो, कुछ दिनों के बाद याद होगा नहीं। इसीलिए और याद कैसे करोगी? बार बार आवृत्ति पढ़ो। कोई पूजा पाठ की अलग जरूरत नहीं है। छात्रों के लिए सबसे पारायण करना, पुस्तकों का मूल वाचन करते चलो। नियम बना लो कि हमें 5 मिनट 10 मिनट ये चीज पढ़ना है, और पंक्ति पढ़ती चली जाओ सीधे। डेली 10 दिन के बाद में लगेगा कि पूरी पंक्ति हमको याद हो गई। ये नहीं परिकल्पयन्ति स्म आचार्य, ऐसे नहीं होता है। एक साथ उच्चारण परिकल्पयन्ति स्माचार्य, पदान विप्रविभज्य, उच्चारण करके। और उच्चारण करने का करके पढ़ने का विधान है संस्कृत में। क्यों? जब उच्चारण करके पढ़ते हैं तो वही उच्चरित तेरे कान में भी जाता है। कान में जाने के बाद जब बोध होता है तो स्वयं को पता चलता रहता है कि मैं गलत बोल रही हूँ कि गलत उच्चारण कर रही हूँ कि क्या कर रही हूँ। तो वो पकड़ में आता है, फिर हम उसको शुद्ध कर सकते हैं। और जीव को बोलने की आदत होती है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए शास्त्र उपस्थित रखने के लिए संस्कृत का ग्रंथ उच्चारण करके पढ़ना चाहिए। मौन ही मौन नहीं। समझ में आ रहा रे? जी गुरु जी। जी गुरु जी, दात गुरु जी, पढ़ना लिखना तो है नहीं। जी याद थोड़ा कठिन होता है, मैं करता हूँ। याद कठिन? याद करते क्यों हो? दिमाग पे जोर क्यों लगाते हो? क्यों ये तुमको दिमाग में रखना है कि हमको याद करना है? तुमको केवल ये काम करना है कि इसका पारायण करना है, पाठ करना है। हमें दिन में कभी भी जब भी समय मिले एक बार पूरे पढ़ जाना है। क्या समझी? जितना पढ़ा दिया उतने दिन तक, दूसरे दिन शुरू से लेकर के उतनी दूर तक पढ़ो। आगे नहीं पढ़ सकती हो तो जितना पढ़ाता हूँ शुरू करो वहां से, नागे से, नानिंद्या परमा लघु से। वो तो याद हो गया। तो याद हो गया तो फिर 2 दिन के बाद भूल जाओगी। पारायण सीधी होनी चाहिए। प्रत्येक दिन पढ़ो, आज तक जहां तक पढ़ा दिया फिर शुरू से लेकर के आज तक मूल पंक्ति पढ़ते जाओ। समझ आई बात? 10 आवृत्ति स्मृतो आगच्छति। 10 बार आवृत्ति करने पर स्मरण में आने लगता है। 100 बार स्मृति करने पर, पारायण करने पर याद हो जाता है। 1000 बार पारायण करने के बाद जिंदगी में कभी नहीं भूलते। चल पढ़। तत्र शास्त्र प्रक्रिया निर्वाह को वर्ण स्फोट है। हाँ, तो अब आपको स्फोट बता दिया, ये चीज बता दी कि देख भैया प्रधान तो कौन है? वाक्य स्फोट है ना।
बाकी वाक्य स्फोट के ज्ञान कराने के लिए ही हमने उसमें पदों का विभाग किया, प्रकृति प्रत्यय का विभाग किया। तो यह जो पदों का विभाग है उससे भी अर्थबोध होता है, तो उसको हम पद स्फोट बोल देते हैं। जी, नहीं समझे? समझ गए बोले। वर्ण स्फोट बोल देते हैं, प्रकृति प्रत्यय का ज्ञान करा देते हैं, उससे ज्ञान अर्थबोध होता है, उसी को क्या हम कहते हैं? वर्ण स्फोट। नहीं समझे नहीं? तो वर्ण स्फोट, पद स्फोट सब जो है ये शास्त्र की प्रक्रिया को चलाने के लिए बताया गया है, वाक्य के अर्थबोध कराने के लिए बताया गया है। इसीलिए ये व्यवहार कालिक सत्ता है। मुख्य तो हमारे क्या है? वाक्य से। समझ वाली बात? तो अभी तक वाक्यार्थबोध की प्रधानता की बात आ गई। अब जो तुमको प्रारंभ किया था कि स्फोट 8 प्रकार के होते हैं, तो उसमें तुमको हमने कहा पहला वर्ण स्फोट। तो कहा वर्ण स्फोट क्या चीज है, इसका क्या प्रयोजन है, तो उसको बताने जा रहे हैं। पर पंक्ति प्रकृति प्रत्ययास नहीं, शुरू से बोल। तत्र शास्त्र प्रक्रिया निर्वाहको वर्ण स्फोट है। हाँ, तत्र शास्त्र प्रक्रिया निर्वाहको वर्ण स्फोट। शास्त्र की प्रक्रिया का निर्वहन करने वाला, निर्वहन शास्त्र की प्रक्रिया को चलाने वाला, शास्त्र की प्रक्रिया को पूरा करने वाला जो स्फोट है उसको हम वर्ण स्फोट कहते हैं। अर्थात किसी भी पद का अर्थ प्रकृति प्रत्यय के द्वारा ही पता चलता है कि इसका ये मूल शब्द है, इसका ये अर्थ है। समझ गए नहीं? तो शास्त्र की प्रक्रिया का निर्वहन वर्ण स्फोट के द्वारा ही होता है। इसीलिए वर्ण स्फोट को शास्त्र प्रक्रिया निर्वाहक कहते हैं। वर्ण स्फोट को क्या कहते हैं? शास्त्र प्रक्रिया निर्वाहक। फिर ये कहे गुरु जी जोर से बोल रहे हैं। नहीं, हमको आदत हो जाएगी धीरे धीरे। हाँ हाँ, आदत है। नहीं आप इसी तरह पढ़ा रहे हो ना, तो आप हमको आपके हिसाब से डरना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत टाइम से इस प्रकार से पढ़ा रहे हो। तो इस वजह से हम तो अभी थोड़े ऐसे हैं कि हम हो सकते हैं किसी भी मोल्ड में मतलब मुड़ सकते हैं। हाँ। तो हम लोगों को मोड़ना तो संभव नहीं है। इसलिए तो आपकी जड़ें नहीं हिलेगी, फिर इस वजह से हम ही हिल जाए, हमको ही करना पड़ेगा। हाँ चलो, ये अच्छी बात है। हाँ चल, क्या बोल रही थी? बोल। प्रकृति प्रत्यार्थ निर्वाह को वर्ण स्फोट। आगे पढ़ना पड़ेगा तुमको भी। शास्त्र क्या? शास्त्र प्रक्रिया निर्वाह को वर्ण स्फोट। शास्त्र प्रक्रिया का जो निर्वाहक है उसको, उसी को हम वर्ण स्फोट कहते हैं। या इसको यूं कहो, वर्ण स्फोट जो है वो शास्त्र की प्रक्रिया का निर्वाहक है। शास्त्र की प्रक्रिया प्रारंभ इसी से होती है, शास्त्र की प्रक्रिया चलती है। अवगतम? चल आगे बोल। प्रकृति प्रत्ययास तद अर्थवाचका एवेति तदर्थ है। हाँ, तो वर्ण आपने क्या कहा? शास्त्र प्रक्रिया निर्वाहक है। इसका क्या मतलब? शास्त्र प्रक्रिया निर्वाहक का मतलब प्रकृति प्रत्यय के अर्थ को बताने वाला ही वर्ण स्फोट है। माने प्रकृति प्रत्यय का अर्थबोध ही करना वर्ण स्फोट है। तो प्रकृति का अर्थ माने राम, क्री कारक, क्री का अर्थ करना, और अक का अर्थ कर्ता, करने वाला। इसीलिए कारक का अर्थ हो गया काम को करने वाला। तो क्री प्रकृति का अर्थ नवुल प्रत्यय का जो अर्थ है, वो अर्थ जब बोध होता है तभी जाकर के कारक का अर्थ होगा। नहीं समझे ने? तो शास्त्र प्रक्रिया निर्वाहक का मतलब क्या है? प्रकृति प्रत्यय का अर्थ बता करके अर्थबोध कराना। नहीं समझेंगे? नहीं उसी बात को फिर से पढ़ पंक्ति यही से। प्रकृति प्रत्ययास तदर्थवाचका एवेति तदर्थ है। हाँ, अब तू पढ़ आगे इसे। प्रकृति प्रत्यास यही से पढ़ो। हाँ, यही से पढ़ो।
प्रकृति प्रत्यास तदर्थ वाचका एवेति तदर्थ उपसर्ग एवेति तदर्थ, यहाँ तक आ गया। तदर्थ का मतलब उसका अर्थ। किसका अर्थ? प्रक्रिया शास्त्र प्रक्रिया निर्वाहक, वर्णस्फोट। जो वर्ण स्फोट कहा तो शास्त्र प्रक्रिया निर्वाहक का मतलब है वर्ण स्फोट का कि प्रकृति का अर्थ बताना, प्रत्यय का अर्थ बताना। मैंने प्रकृति का बोधक होता है वर्ण स्फोट, प्रत्यय का अर्थ बोधक होता है वर्ण स्फोट। ये उसका अर्थ है। बात समझ रहे? अब आगे पंक्ति कह रही है, उपसर्ग निपात धात्वादि विभागों अपि कल्पनिक। तो क्या कहा? उपसर्ग, आगे निपात धात्वादि विभागो अपि काल्पनिक। समझ वाली बात की नहीं? तो हमने कहा कि देखो, हमने कहा कि भवति माने होता है, और अनुभवति अनुभव होता है, अनुभव करता है, करता है। अनुभवति अनुभव करता है। तो हमने तुमको समझाया कि देख, यहाँ भू धातु है, यहाँ अनु है, और अनु और भू उपसर्ग लग करके इसका अर्थ हो गया अनुभव करना। नहीं समझे? फिर तुमको कहा कि अच्छा, तो अनु का मतलब क्या हुआ? अनुभव है। हमने कहा गम गच्छति का अर्थ क्या है? जाता है। और अनु उपसर्ग लगा दिया, क्या बन गया? अनुगच्छति। अनुगच्छति का अर्थ क्या हो गया? अनुकरण करता है, पीछे पीछे जाता है। अब पीछे पीछे जाता है कैसे अर्थ हो गया? अनु का अर्थ क्या हो गया? पीछे पीछे। तो जब पीछे पीछे अर्थ हो गया तो अनुभवत में भी क्या होना चाहिए था? पीछे पीछे होता है। लेकिन ऐसा अर्थ तो नहीं होता। अनुभवती का अर्थ क्या होता है? अनुभव करता है। अनुभवती का अर्थ अनुभव करता है। अनुगच्छति का अर्थ पीछे पीछे जाता है। इसका मतलब क्या है कि अनुगच्छति अनुभवती ये स्वतंत्र पद है, इसका स्वतंत्र अर्थ होता है। नहीं समझे? लेकिन हम क्या कहते हैं कि देखो, इसमें अनु उपसर्ग है, भू धातु है। नहीं समझे? हमने क्या कहा? अथ प्रजानामधिप प्रभाते, पढ़ियो। अथ च बा, च का मतलब और, वा का मतलब और, विकल्प। तो ये सब जो है, ये सारे कल्पना करके कि ये धातु है, ये उपसर्ग है, ये निपात है, ये सारे के सारे जो विभाग किए गए हैं, ये भी सब कल्पना है। कल्पना है, कल्पित है। नहीं समझेंगे? नहीं, क्योंकि अर्थबोध तो उसी का होगा। लेकिन हमको आपको समझाना है, तो हम उस शब्द के समुदाय को, वाक्य को समझाने के लिए कहते हैं कि देख, इसमें ये उपसर्ग है, इसको निपात कहते हैं, इसको धातु कहते हैं, इसको आगम कहते हैं, ये आदेश है। ये सब सारी बातें जितनी चलती है, ये सब क्या है? कल्पित है। क्यों कल्पित है? उस वाक्य को समझाने के लिए। मूल उद्देश्य क्या है? वाक्य को समझाना। और शास्त्र की प्रक्रिया, इस शास्त्र की प्रक्रिया के द्वारा हम उस शब्द विशेष का ज्ञान करके वाक्य का ज्ञान करते हैं। बात समझ में आ रही होती? अब एकदम समझ आ नहीं बात? चल आगे बोल। स्थानिनो लादय आदेश स्था बादले कल्पिता एवं। ढंग से एक बार और ढंग से पढ़। हाँ। स्थानिनो लादय आदेशा, लादेशा, स्थानिनो लादेशा। हाँ आगे बोल। स्थानिनो लादय है। हाँ, स्थानिनो लादय हो या चल कोई बात नहीं। स्थि बादय, हाँ, लादेशा स्थि बादय, स्थिवादय, तिवादय, तिवादय होगा ना? हाँ हाँ, कल्पिता एवं। हाँ। तो कहते हैं कि हम ये क्या कहते हैं? ये धातु है, यहाँ लट लकार हुआ, इसके स्थान में टिप आ गया। ये सब जितनी भी बातें करके हम आपको समझाते हैं,
काल्पनिक है। सब काल्पनिक है, सब सर्वे कल्पिता है, केवल अर्थ समझाने के लिए। आपको शास्त्र का ज्ञान हो, शब्द का ज्ञान हो, प्रत्येक शब्द का अलग अलग ज्ञान हो, उस ज्ञान होने से आपको वाक्य का ज्ञान हो जाए, केवल इस वाक्य के ज्ञान कराने के लिए सारी प्रक्रिया चलती है। नहीं समझे नहीं? चाहे उपसर्ग हो, धातु हो, आगम हो, लकार हो, उसके स्थान में होने वाला तिपादि आदेश हो, सब कुछ कल्पित है। जैसे ABCD फिर टेंस वगैरह होते हैं, हाँ। वो सब सिर्फ सेंटेंस समझाने के लिए। सब सेंटेंस समझाने के लिए, लेकिन उस सेंटेंस को उसके बिना समझ नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये सब सारी प्रक्रिया मात्र है कल्पित। हाँ, चल आगे बोल। तत्र ऋषि भी स्थानीनां कल्पिता अर्था कंठ रवे नहीं बोकता, कंठ रवे नहीं बोकता। हाँ कंठ रवि। हाँ, तो हमारे आचार्यों ने हमको समझाने करने के लिए उन्होंने अपने कंठ से सीधे सीधे समझाए, कहे कि देखो ये लकार है, ये लकार का अर्थ वर्तमान काल है, इस वर्तमान काल में एक अर्थ को बताने के लिए तिप लाते हैं, दो को बताने के लिए तस लाते हैं। तो ये सब कह करके हमारे आचार्यों ने हमको समझाया, तो हम उसी तरह से सीख जाते हैं, और उस सीखने के बाद में हम आगे काम चलते हैं, है ना। नहीं तो हमारे आचार्य, हमारे ऋषि समझते थे कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी इतनी ज्ञानी होगी कि उसको समझ में कुछ नहीं आएगा, सब कुछ को लिख करके चले जा, है नहीं ना। क्यों? जब तुमको भट्टो दीक्षित ने कहा अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, अकंठ से बोलते हो, तो तब तुमको पता चला। बोल तो खुद रही हो, हैं? बोल खुद रही हो, लेकिन बताया किसने? भट्टो जी दीक्षित। क्योंकि उनको पता था कि आगे आने वाली पीढ़ी को यही पता नहीं चलेगा कि किससे बोल रहा है, दांत से बोल रहा है कि नाक से बोल रहा है। तो नाक से तो कुछ पता चल जाता है, अन्य उच्चारण स्थान से बोल रहा है, इसका कोई पता नहीं चलेगा। तो लिख के चला जाता, उसने लिखा अकुह, अकंठ से कुछ, तब हमको पता चलता। और यदि वो लिख के नहीं जाते तो पता नहीं लगता है, जबकि हम उच्चारण खुद कर रहे हैं। तो हमारी स्थिति ऐसी हो गई है, हमारे योगाभ्यास योग का की स्थिति ऐसी है, साधना ऐसी हो गई है, कुछ अता पता नहीं चल रहा। तो हमारे आचार्यों ने सारी की सारी अर्थबोध करने के लिए हमको बता दिया, और उसको पढ़ करके हम काम चला लेते हैं। समझ आ रही बात की नहीं? इसीलिए हमारे आचार्यों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ को यदि हम समझ लें तो यही बहुत बड़ी उपलब्धि है, यही बहुत बड़ी उपलब्धि। चल सब कुछ आज ही पढ़ लेगी क्या? आगे वो बड़ा हो जाएगा ये सेंटेंस, हाँ, बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ, तो अभी तक कहाँ, इसको तो खत्म करो, एक अभी जो कर तो रवे कंठ रवे नहीं बोकता। हाँ। तो ये यहाँ तक आ गया ना, क्योंकि हमारे आचार्यों ने ये लकार के स्थान में तिप है, इसका ये अर्थ है, इसका ये सारी चीजें उन्होंने अपने साक्षात उच्चारण करके हमको समझाया, समझे? इसीलिए ये क्यों समझाया? क्योंकि ये सारे प्रक्रिया मात्र को बताने के लिए, वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए। इसीलिए ये सारे के सारे क्या चीज है? कल्पित ही है। वास्तविक तो वाक्य हाँ, ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब क्या है? मिथ्या। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरे दोस्त है, माता जी है, पिताजी है, ये सब है। क्या पता कौन किसके माता पिता कब थे नहीं थे। तेरा है, तेरा का मतलब, मेरा का मतलब क्या है? मेरा का मतलब क्या है? तेरा क्या है? मेरा हाथ, मेरा हाथ का मतलब ये चीज अलग है मेरे से, तभी नहीं कहते मेरे मोबाइल। इसका मतलब तेरे से कोई चीज जो अलग होती है उसके लिए मेरा होता है। तो मेरा हाथ, इसका मतलब मैं, तू नहीं है, हाथ कोई अलग चीज है, तभी न तेरा, केवल इसका से साथ संबंध है। तो वो क्या है? क्या कहते हो? मेरा शरीर,
इसका मतलब अलग चीज है। तो जैसे ये कभी टूट जाएगा, ये कभी खो जाएगा, इसी तरह से शरीर भी तेरा नहीं था, तेरे से संबंध जुड़ा नहीं था, ये टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, जो शेष बचेगा वही है मैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ नहीं गुरुजी, आ रहा? रहा है। मैं पदार्थ जो अभी तुम्हारा नंबर नहीं, अभी उसका है 10 मिनट, आ जाओ। चलो समझ गए बात? इसीलिए कंठ रवे नहीं बोलता, स्पष्ट कंठ से उच्चारण करके हमारे आचार्यों ने हमको ये बता दिया कि भाई ये लकार है, इस लकार के स्थान में तिप होता है, इसका ये अर्थ है। इस तरह से सारी चीजों का अर्थ का बोध कराया जाता है। अब चल बहुत